पिछले 7-8 साल का तजुर्बा ये कहा है कि गांव का आदमी बात को सुनने और समझने के लिए तो तैयार बैठा है, कोई समझाने वाला होना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए। ये भी ये छोटे छोटे बच्चे देख रहा मैं, और ये जहां भी जाऊं मैं गांव वाला तो एक बात पूछा करूं कि भाई यो बता दो कि ये जो छोटे बालक है इनमें तो कौन सा बालक बड़ा होकर खराब होने वाला है। भाई जितने भी बालक हैं ये जो आज 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई पाया चल रहा है, कोई गुडलिया चल रहा है, तो इनमें तो कौन सा बालक जब बड़ा होगा तो खराब होगा। आज बता सके कोई नहीं बता सकता। अच्छा, कोई न्यू नहीं बता सकता कि कौन सा खराब होगा, कौन ठीक रहेगा, कौन नौकरी लागेगा, कौन खेती करेगा, कुछ नहीं बता सकते। लेकिन एक बात जो आप सारे के सारे अपने घर में महसूस कर रहे हैं और देखने लग रहे, वह यह है कि जिसके भी घर में 15 साल तक ऊपर का बालक है, उसके घर में एक तगड़ी समस्या तो यह होगी कि एक तो फोन नहीं छोड़ रहा उसका बालक, है ना जी, टाइम पे रोटी नहीं खा रहा, घर के किसी काम में हाथ नहीं लांदा, जे कि मैं काम कर दे तो पढ़न ना आवे, खान ना आवे, यही होगी जी। अच्छा, डांगरा का करके राजी नहीं, खेत का करके राजी नहीं, स्कूल में भी को बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं, स्कूल में भी देखे नहीं कि कतिये टॉप आंदा हो। अच्छा, अपने जीवन में क्या करेगा उसका भी उसने बेरा नहीं। स्कूल का मास्टर जी तो पूछो तो मास्टर जी ने भी बेरा नहीं। गांव में कोई सा मानस निशाना जो उस बालक ने या उस माँ बाप ने बता दे इस बालक का क्या करना है। क्यों जी, जिस मास्टर थी अपनी जिंदगी की सारी कमाई देने लाग रहे, उसने जाके पूछो तो कहते हम क्या कर सका, हम तो पढ़ाई सका। क्यों जी? अच्छा, वो क्यों में नहीं कर सकता, तम क्यों में नहीं कर सकते, बालक क्यों में नहीं कर सकता, सरपंच क्यों में नहीं कर सकता, एमएलए कुछ नहीं कर सकता, एमपी कुछ नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर, फिर कौन करेगा भाई? भाई बालक तक लेकर ऊपर तक जब कोई कुछ करे नहीं सकता, फिर आप उतना हंगा क्या चला रहे हैं? यो जो अपना इन बड़का पे जो बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हैं, यो क्यों कर रहे हैं? मारे क्या उम्मीद है कि हमारा बालक बड़ा होकर कामयाब हो जा। क्यों जी, यो है। अच्छा, कामयाब किसने कहे? यह बात भी गांव वाला तो बताई नहीं किसी ने। कोई कहे कोई बढ़िया नौकरी करने लग जा। अच्छा, डीसी तो बढ़िया तो आप किसी ने मानते को नहीं, नु कहा भाई जिले में सबसे बड़ा नौकर हो है, आप तो अपने तो नहीं बता रहा क्या मालिक हो है, मालिक नहीं होता नौकर हो है। भाई जिले का सबसे बड़ा नौकर हो है, सबसे बड़ी गाड़ी मिले, सबसे बड़ा घर मिले, सबसे ज्यादा तनख्वाह मिले, सबसे घनी ताकत मिले। फिर बेरा लग गए, अग भाई एक डीसी था, उन्हें रेल तले कटका अपनी जान ले ली। अच्छा, जब सबसे बड़ी नौकरी लाग के भी आदमी अपनी जान देने लग रहा, इसका मतलब है कि जिंदगी में कामयाबी या फिर खुशी कुछ और क्या है तो मिलती होगी। जे डीसी लाग गई तो बात नहीं बनी, तो भाई इसके बता धन दौलत तो पैसे तो उंदा हो, भाई कोई बिजनेस कर ले। फिर पता लग गया बिजनेसमैन की तो लड़ाई इसी बात है। अंबानिया के घर में लड़ाई देखी होगी आपने। इतने अमीर मानस जिन पे हजारों करोड़ रुपया है, उनके घर में भी न्यू जूत बाजन लाग रहे जो कर अपने डोला पे बाजा करें। इसका मतलब रुपया तो भी बात नहीं बनी भाई। और जब रुपया तो बनती होती बात, फिर तो गरीब आदमी अपने बालक तक कदे प्यार नहीं कर पाता है। मारे बुढ़े जो मारे बुढ़े थे, जो बड़े थे, जो बुढ़े बड़े थे, वह तो अपने बालका ने कदे पैसे दिया ही कौन करे थे, और वह पीछे नहीं दिया करते, फिर भी उनकी खूब इज्जत होया करती। क्यों जी? और आज आप सब कुछ देने लाग रहे, फिर भी अपनी सुनते नहीं हमारे बालक। अच्छा, जिस टाइम पे आप न्यू कहे हैं, अग भाई अमीर मतलब भाई बीच में नहीं, जिस टाइम आप न्यू को वहां अग भाई गरीब भी थी,
उन दिना में न्यू कहा ना आपा अपने ते गाम राम तय अपने बोले बाले लोग तय इस तंत्र ने, इस समाज ने, इस टेलीविजन ने, रेडियो ने, नेताओं ने और पैसे वाले लोगों ने हम लोगों को यह बताया, बकाया मारती झूठ बताया कि उस टाइम गरीबी थी। अच्छा गरीबी थी, उस टाइम अनपढ़ लोग थे, वह कहो है ना जी, अनपढ़ और गरीबी ने उड़ावे। और आज के टाइम की तरह सुविधा कौन थी? आज तो हर घर में गाड़ी, हर घर में मोटरसाइकिल। उस टाइम तो पाटे लत्ते पहरा कर दे, और कमे नहीं था, गोबर में गोबर होया रहा कर दे, गाड़ा में किचड़ होया करदा। आप तो नहीं बतावे ना। अच्छा देखो कमाल की बात, आप गोबर में गोबर हो रहा कर दे और किचड़ में दे रहा कर दे। और ईब अमीर आदमी 1 लाख रुपया खर्च करके गोबर की थेरेपी कराने जावे अस्पताल में। देख कमाल की बात, वो अस्पताल में जावे मट थेरेपी कराने, मट्टी वाली थेरेपी कराने और गोबर की थेरेपी कराने जावे कि ये तो इलाज है बीमारियां का। अच्छा उस टाइम पे नुका कर दे, भाई पट्टे लत्ते रहा कर दे, लत्ते थोड़े हुआ कर दे आदमी तो रहे। अच्छा पट्टे हुए लत्ते वाला मानस तो सारे गांव की बहू बेटी ने अपनी बहू बेटी मान रहा। क्यों जी? जिसके जो जिन्हें आप अनपढ़ कवा, जिन्हें आप गरीब कवा, जिन्हें पट्टे लत्ते उड़ाला मानस कवा, वो तो सारे गांव के तो बालका छोरिया ना अपनी छोरी मान रहा। वो तो सारे गांव के बालक ने, सारे मोहल्ले के बालक ने अपना बालक मान रहा। और जिसने आप बढ़िया कपड़ा वाला, पीछा वाला, गाड़ी वाला, पढ़ा लिखा कहा, यो अपने पड़ोस में ब्याह करने लग रहा, गांव के गांव में लग रहा ब्याह करने। क्यों जी? वो अपने ही काका ताऊ की छोरिया पे नजर गलत रखे। अनपढ़ के टाइम पे तो चाहे गांव की छोरी चप्परले पाने में हो, चक्की से पाने में हो, रात ने भी आ जाने में कोई दिक्कत कौन थी। अरे पढ़े लिखे मामले में छोरी छोड़ दो, आप छोड़ा बेच के दिखा दो पड़ोसी के। क्यों जी? तो पढ़ा लिखा बढ़िया होया, अनपढ़ बढ़िया, मन तो नहीं समझ में आया। जब पढ़ा लिखा हो पाछे हमने डर लग गया है और अनपढ़ आदमी दोहरा डर नहीं लगता, तो मेरे ख्याल से इसी पढ़ाई के तो आग ला देनी चाहिए जी है। और जब आप गोबर में गोबर हो रहा और सब दिन खेत में मेहनत कर दे रहा, अगर जो उस टाइम पे हम बीमार ना होंगे हो, अरीब हर घर में एसी लाग रहा है और हर घर में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और कार खड़ी है, अरीब ना तो कमर ठीक किसे की, ना सिर ठीक किसे का, ना बीमार होने तब बाल कट दे, ईब सारा कुणबा बीमार होया पड़ा है। तो मेरे ख्याल तक वो काम बोर्ड के कर लेना चाहिए, क्योंकि शहर में जब बीमार हुए हैं तो डॉक्टर एक के बात कह है, थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, थोड़ी शरीर की मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मेहनत तो हम करे कर दे। इनने हमारे परिवारों को मेहनत से पहले न्यून लेके गए, फिर बड़ी गलती मारप होगी। एक बड़ी गलती हुई बहुत बड़ी, जिसने मैं बड़ी गलती माना करूं और सारे गांव राम तो बताया करूं। वह गलती क्या हुई कि बालक छोटा हो ना, आपने देखा हो कदे, जो भी काम आप करोगे, मान लो आप लाग रहे हो रसोई में कि मैं सब्जी काटन या चून उसड़न लाग रहे मान लो, या आप के में और काम कर दे हो, आदमी मर्द मानस कुछ और कर रहा हो, तो बालक क्या करेगा, छोटा आपका दोहरा होगा और वो चून में हाथ मारेगा। कोई भी काम कर रहे हो, वो गेला होगा, न्यू कहेगा मैं करूंगा गेला लाग के। हर बच्चा अपने माँ बाप की मदद करना चाहता है, पैदाइशी गुण है उसके अंदर, यो पैदाइशी है। लेकिन फिर हमारी माँ और मेरा बाबू क्या कहते हैं, बेटा यू काम तो मैं कर लूंगा, डांगरान तो मैं प्या लाऊंगी, नार तो मैं ले आऊंगी, दार तो मैं काट दूंगा, खेत में तो मैं जाऊंगा, तू तो पढ़ ले, है ने। वो तो बाबूजी बनाए कि पटन बिठा दिया और सारा काम आप लगे रे। ए डड़ा में डले होने का कोई फायदा नहीं, माटी में माटी होने का कोई फायदा नहीं, डांगरा में डांगर होने का, तू तो पढ़ ले। तो उस बालकता अपन के कह दिया कि जो काम हम करने लग रहे हैं यो तो है बेकार।
और जो तू काम करने लग रहा है बड्डे बाबूजी वाला, जब बाबूजी तो अपन अपने आप बना दिया अपने बालक, फिर क्यों हाथ लाऊंगे मैं? अपन तैयार करे, मैं काम करने खातर तैयार नहीं करे, वे नौकर बनने खातर तैयार करे। क्योंकि पढ़ लिख के जो कागज हाथ में था है ना, उससे समाज में रहने की शिक्षा नहीं मिलती, उससे भाईचारा की रहने की शिक्षा नहीं मिलती, घर में पति पत्नी ने क्यों कर रहना है इसकी शिक्षा नहीं मिलती, गांव समाज का लिए कैसे सोचना इसकी शिक्षा नहीं मिलती। उसमें सिर्फ एक चीज मिला है कि कितने नौकर बनना हो तो फार्म भरने खातर वो कागज काम आवा, इससे फालतू कितने काम नहीं आंदा। घर में पति पत्नी बाण भाई आपस में भाई भाई किसी न्यू दौड़ा गए तेरे फालतू नंबर आ रहे हैं, मेरी बात माननी पड़ेगी ना भाई। जो बात सही है वह मानेंगे, जो बात गलत है चाहे अनपढ़ कह दो चाहे पढ़ा लिखा कह दो, सही बात कहना ना सीखे बच्चा, ये पढ़ाई सिखाती है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने जाता है ना, वहां पर यह पढ़ाया जाता है कि भाई मास्टर से गलत पढ़ा रहा हो वो पढ़ना। आपने देखा कदे आपकी गेल बनी हो, अगर भाई मैडम ने कमे पढ़ाया और गलती तय जो मैडम ने पढ़ाया था उसमें कमे गलती होगी, मान लो घर आया बाबू ने बताया बेटा इसमें गलत लिख रहा है, यो न्यू नहीं लिखना, यो न्यू लिखना है, तो बच्चा 1 मिनट में न्यू कह देगा ना मैडम ने न्यू लिखवा रखा। क्यों जी? क्या नहीं दे? मैडम ने जो लिखवा रखा, मास्टर ने जो लिखवा रखा, उसने पक्की बात मानना है बालक मारा, चाहे वो गलत हो। यह बस इस एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी गलती यह है कि हमारा बालक गलत के ऊपर सवाल उठाना बंद कर देता है और उसने जिंदगी में कदे न्यूए नहीं बेरा लगता गलत के हो रहा, क्योंकि सही का तो बेरा अपन है भी को नहीं। अपन न्यू सोचा कि पढ़े लिखे ज्यादा बेरा होगा, पढ़े लिखे न्यू सोचे किताबा में ज्यादा लिख रहा होगा, मास्टर ने ज्यादा बेरा होगा। मास्टर जी न्यू का है, मास्टर जी का तो क्या है, इब कोरोना वाले टाइम पे न्यू बोले अब 10वीं का पेपर देना हो तो कोरोना का टिक्का लग रहा है, इसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कब था ना जी मास्टर जी, मारा वर्ग आदमी जाके मास्टर जी तेन बोला, उस मास्टर तेन कहने लगा मास्टर जी इसमें क्या है, स्टिकम बेरा है के? नु बोला मन्ना कौन बेरा, इसका कमे फायदा है कि नुकसान है बता तो दे, इन बड़कत है। वो उड़े तो शाम में एक हमारी मैडम थी, बंद कर दो बंद कर दो, जनरेटर नहीं चाहिए, जनरेटर नहीं चाहिए, अरे जनरेटर बेशक बंद कर दो कोई दिक्कत को नहीं, लाइट कौन चाहिए, आवाज चाहिए अपन तो, बल्कि ठीक है कोई दिक्कत को नहीं, आवाज चल रही है, तकलीफ होने लगा तो बता दियो मैं बंद कर दूंगा। हाँ यो ठीक से। जो मास्टर जी थे वो मैडम ने पूछा अजी हमारी कंपनी जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसने न्यू कह रखा कि भाई इनके कमेंट में साइड इफेक्ट हो सके है, इसका नुकसान हो सके है, तारे बालका का हार्ट अटैक ब्रेन हेमरेज कमेंट में हो सके आने वाले टाइम में। तो वह मैडम बोली जी बता तो दो कम से कम इन टिक्किया तक क्या हो सके है। मास्टर ने बोला हमने ठेका नहीं इससे क्या हो जाएगा, हमने कोई मतलब नहीं इससे क्या होगा, मारा तो ऊपर तक आदेश आ रहा है और हमने तो लुआने हैं, ठीक गलत तक कोई मतलब नहीं। हमने बोला चल कम से कम तू ऊपर भेज दिए, हम तो नौकर, हाँ आंगनबाड़ी वर्कर भी नुका कर दिया हम तो नौकरी करनी, आशा वर्कर भी नुका कर दिया हम तो नौकरी करनी, डॉक्टर भी नुकंदा हमने तो नौकरी करनी, मास्टर भी नुकंदा हमने नौकरी करनी, डीसी भी नुकंदा हमने नौकरी करनी, ऊपर तक आदेश है। इसका मतलब नौकर आदमी अपनी मर्जी से एक निर्णय नहीं ले सकता। इस ईब अगला रोला कि भाई सर्टिफिकेट तो नौकरी मिला है, नौकर आदमी का अपना दिमाग नहीं, और नौकर आदमी अपने गांव का हिसाब किताब ला के देख लियो, और जो भाई जित सुनता हो वो सुन लियो, अपने गांव का ला लियो। आपके गांव में तो कोई डीसी लाग गया हो कदे, उल्टा आके उन्हें गांव का मैं भला करा हो तो बता दो करा जी, कोई एसपी लाग गया हो, को मास्टर लाग गया हो, को नेता बन गया हो, को मंत्री बन गया हो, को मुख्यमंत्री बन गया हो, उल्टा आके गांव का मैं करा के मैं नहीं करा, फिर क्या लाग रहे भाई। अच्छा चलो
अपने अपने पेट की सुन लो। जिनके बालक आड़े कमेन में अपने गांव में 10 20 50 बुढ़े से मिल जाएंगे, जिसकी 3 औलाद नौकरी लाग रही हैं, तीनों शहर में रहे हैं, तीनवा दोहरा जाके छक लिए और न्यू का मारा कौन जी लागदा उल्टे आगे गांव में बसे है कि नहीं है। अच्छा वह नौकरी करने लाग रहे कंपनियां की फलानी चीजा की, और माँ बाबू का उन दोहरे जी कौन लागदा, और आके माँ बाप की सेवा करने के वहां है नहीं मारे वर्गे, मैं भी उन्हें मत हूं। ठीक है, ये बताओ आप क्या लायक बनाने लाग रहे उन बड़कन है। ओ बालक बड्डा होकर नौकरी लाग के लाखों रुपये कमा के बड़े पद पर बैठ के अगर अपने माँ बाप की सुध नहीं ले सकता, अगर अपने पड़ोस की सुध नहीं ले सकता, अपने गांव की सुध नहीं ले रहा, के गुहा होगा उड़ जाके वो है। क्या खातर कित भेज जाओ, क्या खातर के है। कंपनियां का नौकर बनन खातर, सरकारा का नौकर बनन खातर, गांव खातर तैयार करना होगा बालक। बालक समाज देखो, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये दोनों चीजों में गड़बड़ है। हमारी परवरिश में भी गड़बड़ है और हमारी शिक्षा प्रणाली में भी गड़बड़ है। परवरिश में गड़बड़ क्या हुई वह सुन लो पहले। बालक पालन में बड़ी गलती क्या हो रही मारे पे, इब यह गांव में आएगी जहां तक गांव में आना पड़ा मैंने। पहले यह बीमारी सिर्फ शहर में थी, इब यह बीमारी गांव में भी आ गई। गांव में पहले क्या होया करता, 10-10, 15-15, 20-20 मानस। मेरे घर में 25 मानस थे हम, 4 मेरे काका ताऊर मेरा बाबूर, 4 मेरी मार, टोटल हो गए 8, दादा दादी 10 मेरी बाण, सारी काका ताऊ अगर 5 हम भाई, 25 मानस हम एक घर में रहा करते। ठीक है जी, इस 25 मानस जब एक घर में रहे हैं, उसमें कोई झूठ बोलनिया भी पाओगा, कोई साच बोलनिया पाओगा, कोई तो बात करनिया भी पाओगा, जो सारे के बड़कन बराबर देखनिया भी पाओगा, कोई समाज का करनिया भी पाओगा, कोई अपना अपना करनिया भी पाओगा, सारे डाल के मानस पाओगे। तो एक बालक ने अपने घर में सारा समाज दिख जाया करता और उसने बेरा लाग जाया करता कि घर में ज्यादा इज्जत कौन से मानस की है, सच्चे की है कि झूठे की है, सबका बराबर करनी है कि अपना अपना करनी है कि है। तो उससे क्या होया करता, वो बालक अपनी जिंदगी में तय कर लिया करता कि मन्ना बड्डा होगा किस वर्ग का बनना है। ईब क्या होया कि न्यारे न्यारे घर हो गए, बस मम्मी और पापा अब जिसे हुए हैं, वो बालक ने सोचा इसी ये दुनिया होगी। और नाश होने की शुरुआत कब हुई, नाश होने की शुरुआत जब हुई जब दुरानी ने या जेठानी ने किसी एक ने घर में आए हुए सामान में तय एक फालतू आलू बुखारा या 2-4 अंगूर ले जाके भीतर धर लिए और फिर अपने बालक तले जाकर ले बेटा चुपचाप पड़े बैठ की खा ले। जिस दिन मां ने अपना बालक सिर्फ अपना मानना ना, उस दिन तो उस घर का नाश होना शुरू होया। नहीं तो बालक सारे मां बाप को होया करता। मारती मारे घर के बताया करे, मेरी मां भी बताया करती, वनु कहा करती कि तेरे पापा ने तो तू कदे गोदी नहीं ठाया। अच्छा ये हमारी मां बैठी है सारी, बताइयो क्या तो नहीं ठाया करे था। देखो आपके दिया बात फिक्स कर रहा है कि शर्माया कौन करे था। जब वो शर्मांदा नहीं फिर वो किसी के बालक ने नहीं ठाया था। लेकिन मैंने एक बात देखी कि मेरा बाबू मारे अपने अपने 5 बालकन कौन ठाओ था, बाकी के सारे ने ठाया करता। ईसा शर्मांदा तो सारे ने ठंडा शर्मांदा हो, और जो दूसरे नंबर वाला था वो अपने ने कौन ठाओ था, वो बाकी वो हमने ठाया करता। तीसरे नंबर वाला भी हमने ठाया करता, वो चौथे नंबर वाला भी हमने ठाया करता। इसका मतलब मैंने क्या था कि एक तो बाबू है, 3 और बाबू मिल गए। या समाज की संरचना बता रहा हूं मैं, उन जिन अनपढ़ कमाए उनका देखो उनने कैसा सिस्टम बनाया कमाल का, कि एक बालक ने जो जिस आदमी के थ्रू वो पैदा हो रहा है वो तो ठाए नहीं रहा, उसने बाकी ठाए फिरे हैं। इसका मतलब उसके अंदर यह फीलिंग आ गई कि भाई ये बालक सिर्फ मेरे नहीं है, ये सारे के हैं, सारे बालक सारे के हैं। यह फीलिंग देने खातर थी वह बात ऊपर चलन। मारती ने बता दिया कि तुम्हें शर्माया करते, और उससे क्या होया करता, सारे बालका ने बराबर मिला करता। आपने देखा होगा, मैं गया अपने बाबू तो रहे न्यू कह के
मेरे ही ना मार दिया, मेरे लगे उल्टे, अपने का ही मारा करता हो। मैंने एक चीज देखी, अच्छा वो अपने को मारा करता, फिर काका तो चले गए, वो काका अपने को मारा करता। इतनी कमाल का स्ट्रक्चर था यो। मैं इसको साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली अब देखता हूं कि जब कोई बालक या मां बाप ऐसा करता है तो उसका क्या असर हुआ है बालक पे। और जब अब देखूं तो पेर पेरा लगा, ओहो मारे बड़े पुरखे तो बहुत तगड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उनने तो पूरे समाज को कट्ठा बांधने का इंतजाम इतना जबरदस्त कर रखा था जिसकी कोई मिसाल नहीं। और इन लोगों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे ही लोगों की मदद से हमारे परिवारों को तोड़ने का काम किया और हमारे समझ में नहीं आया। या तो बड़ी गलती हो रही है हमारे पे अपने बालका की परवरिशा में, या तो एक गलती बताई मैंने, और बहुत सारी गलती हैं, लेकिन उन गलतियां पापा चर्चा कराते रहोगे तो तड़के हो जाओगा। जिसने भी उन गलतियां पर चर्चा सुननी होगी उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोज बना रखी हैं, वही सुन लियो बैठ के न। आपने आपके घर में के मोटी गलती हो रही सारियां की लिस्ट पता लग जाओगी। मोटी बात है जिस काम के लिए आप आज आप यहाँ इकट्ठे हो, यहां कि एक बात सोच लें आप कि करना के चावे हैं। क्योंकि कई बार भारती एक फौजी साहब कहते भाई मिशन के है अपना, कित गए फौजी साहब, भीतर बैठे थे हम, तो मैं बोले जी करना के चाहो डॉक्टर साहब। मैं बोला जी मैं अगर आपने मोटे मोटे तौर पे बताऊं मैं क्या करना चाहूं तो इसको ऐसे समझो कि हमने किसी गांव में जाना है और गांव में जाते जाते मान लो उगालन में आना था, और उगालन में आते आते राम है अब तो खैर मोबाइल में देख ले हैं कौन सारा कित जावे है, वो ना हो और कोई गाड़ी में बैठा मानस एक बोल दे अग भाई हमने उस गांव में जाना है कित सीख जावा, और वो जिस तक बुझ जाओ कहता भाई बेटा तू तो गलत रहा आ गया, पाछे मोड़ था उड़े मुड़ना था सज्जा हाथ ने, तो जी क्या करना चाहिए, आगे चल दे रहे वहां पाछे मुड़ना चाहिए हैं। अगर जे मंजिल तक पहुंचना है तो रुक के मुड़ना पड़ेगा और ठीक राह पकड़ना पड़ेगा। तो गांव राम ते न्यू बुझन आए हां या न्यू कहना आए हां या न्यू बताना आए हां कि भाई तम ही गलत राह पे हो, हमने बेरा लग गया। क्योंकि गांव में या बात बताने का जिम्मा किसका होना चाहिए, जिन बच्चों को पढ़ा लिखा के आपने बाहर भेज दिया, गांव का कोई मास्टर, कोई वकील, कोई जज, कोई डीसी, कोई एसडीएम, उसका यह जिम्मा होना चाहिए कि जो बात गलत कर रहे हैं गांव वाले कम से कम उनसे बताओ और सही के रास्ते पे चल पड़ो। इब जब बेरा लग गए अग भाई सही गलत का रास्ता कौन बताओगा कि सही के है गलत के है, उसका पैमाना बस एक है, एक ही पैमाना। सही और सच्चा रास्ता वो है जिसमें सबका भला होगा, जिसमें एक भी तबके का नुकसान हुआ है वो रास्ता गलत है, नु समझ लो। जिसमें सबके बालक तो आंधे हो तो सही है, जिसमें किसी एक तबके के बालक आंधे हो तो गलत है। उसको कैसे बताऊंगा मैंने अभी बताया आपको कि ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके बारे में अब आपको नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं बड़े होकर के, लेकिन बड़े होकर के वो खराब क्यों हो रहे हैं। बड़े होने वाले तो मैंने न्यू कहा था जिसके 15 से ऊपर के बालक है सबके टेंशन हो रही है कि ये क्या करेंगे, सबका कति टोटली। और जब ये बड़े होंगे तो क्या हाल होगा उसका अंदाजा ला लो। भारत देश में डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं थी। अर्जुन से नौजवान बालक हैं जो पढ़े लिखे बालक अपने आप ने कहे हैं, उनने बता दिया इस देश के अंदर गांव के हालत ये थे कि अगर 40 साल पहले का या 30 साल पहले का भारत या गांव देखा तो गांव में एक भी डॉक्टर नहीं हुआ करता था कि गोली बट्टी देने वाला कोई होगा, इसका मतलब कोई आदमी बीमार नहीं था। सर हर काम को हाथ था, बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं थी। क्यों थी? सारा ना काम था, तड़के से लेकर सांझ तक फुर्सत नहीं थी। और लोग नु कहें गरीबी थी, लो गरीबी अमीरी का हिसाब किताब ला दिया।
दिहाड़ी कितनी थी? अगर जा आज 40 साल पहले की दिहाड़ी लावा, 1980 की 90 की दिहाड़ी लावा, 1980 में 5 रुपये दिहाड़ी थी जी एक दिन की। आज की दिहाड़ी कितनी है? 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये। वो मतलब किस तरह का मजदूर है वो देखना पड़ेगा, है ना। ये होगा 500 तो शुरू हो जाए, आप तगारिये की लाला दिहाड़ी 500 रुपये। तो बताओ यार, दिहाड़ी बदी की घटी? बद गई, घट गई। 5 रुपये थी, 500 होगी। जो भाई कह रहा घट गई, इसने बेरा है क्यों कर घटी, और मैं बताऊंगा क्यों कर घटी। इसने इस बात का बेरा है। उस टाइम पे 50 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट था, और आज 2000 से 2500 रुपये गेहूं का रेट है। घटा के बदा बदा दिखता होगा अपन है। अच्छा सोचो, सारे 45 पार के मानस जुन से हैं, उन सारे ने बेरा है कि जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूं, उस टाइम जब 5 रुपये दिहाड़ी है, 50 रुपये क्विंटल गेहूं है, आपा कहां की मार दो रे, गरीबी है, मार दो रे किम्मे नहीं है। उस टाइम पे गांव में कितने आदमियों पे कर्जा है? उस टाइम कितने आदमियों पे कर्जा है? एक पे भी नहीं है, जीरो कर्जा है। और गांव में मारे घर में हमने बेरा है जो हर घर के कुम्हार, चमार, लोहार, नाई और हमारा वाल्मीकि वो जुड़े हुआ करते ना। तो मारे जो गोबर ठाण आया करती मारी काकिल कहा करते हम, उसने मतलब चूड़िया की जो थी लेडी, हमने उसके हाथा में भी सोना चांदी देखा है, गले में, पैरा में। मतलब आप, मैं तो गरीब आदमी की बात बता रहा हूं। यानी आपने भी देखा होगा अपनी सासुआ के गले में, पैरा में इतने मोटे मोटे सोने के चांदी के गड़ में गंठी सी। क्यों जी? आज किसे का रह रही हो तो बता दो। और सबकी जमीन बैंकों में पड़ी है गिरवी। 20 लाख का किला 2 लाख में, 1 लाख में पड़ा है। पहली बात तो या। दूसरी बात, महंगाई हुई कि सस्ताई हुई, उसका हिसाब ला। महंगाई और सस्ताई हमेशा उस चीज के ऊपर मापी जाती है जो फिक्स रंदी हो, जो कदे घटती बढ़ती ना हो। और 2-3 चीज हैं जो घटती बढ़ती नहीं है। एक तो है जमीन, और एक है गोल्ड, सोना और चांदी धातु। अगर आज 1 किलो दाब दोगे धरती में, 1000 साल बाद भी काटोगे तो 1 किलो ही पाओगी। क्या होगा? मिलीग्राम में को फर्क पाओगा। 50 रुपये किलो, 50 रुपये क्विंटल जब गेहूं का रेट है, 5 रुपये जब दिहाड़ी है, उस टाइम सोने का रेट है 184 रुपये का तोड़ा। ये होगा जी 184 रुपये तोड़े का मतलब ये हो गया कि 1 क्विंटल गेहूं बेच के किसान को लगभग 3.25 ग्राम सोना मिलता है। 3.25 ग्राम सोना उस टाइम पे। अगर आज 1 क्विंटल गेहूं बेच करके उसको उतना ही गोल्ड खरीदना हो तो लगभग 16 से 17 हजार रुपया लगता है। क्यों जी? 16 से 20 का मतलब आज के 1 क्विंटल गेहूं बेच के कितना मिला अपन है? 2200 रुपया। उसमें 1 ग्राम भी कौन मिलता? क्यों जी? आधा ग्राम भी नहीं मिलता। तो महंगाई हो, एक सस्ताई हो जी। मतलब इसका मतलब हमारी जो कीमत है वह घटी है। जब 5 रुपये दिहाड़ी है ना, तो 1 महीना जब रोज काम कर ले, 30 दिन काम कर ले, तो 150 रुपये बन जावे। 184 रुपये तोड़ा अगर जो सोना है तो 10 ग्राम के करीब सोना वो 1 महीने की दिहाड़ी में कमा लिया करता मजदूर। आज 500 रुपये दिहाड़ी है, आज कमा के दिखा दो ना 1 तोड़े के 10 ग्राम, 80,000 रुपये बना है। जबकि जब 500 रुपये के हिसाब था तो 15,000 बना उसका। बात समझ में आ रही है जी? इसका मतलब हमारी मेहनत को पैसे के साथ जोड़ करके खा गए। यह बात समझ में कौन आई? तनख्वाह जिसकी 80,000 है, असलियत में वो 1 तोड़ा ही सोना है, और वो 1 तोड़ा सोना तो हमने 3-4 क्विंटल गेहूं बेच के मिल जाया करता। और कमाल की बात क्या है, सोचो, अपने सारे के सारे परिवार 1 साल का गेहूं रखा करें घर में,
रखा करे ना जी, एक टंकी रखा करे गेहूं की खान की, एक टंकी रखा करे डांगरा की। एक टंकी है 10 क्विंटल की या 15 क्विंटल की टंकी होया करे, नहीं बनती होगी। 10 क्विंटल की टंकी पूरे साल चल रहा है, और उस 10 क्विंटल की टंकी ने बेच के जो पैसा मिला है लगभग 20 से 30 हजार रुपया, वो महीना भी कौन पकड़ता। तो असली धन अनाज होया कि पैसा होया? असली धन होया अनाज, पशु, जमीन, मारी सेहत, मारी मेहनत, मारा भाईचारा, मारा गांव, मारे बालक। जो चीज बद है या तो न्यू की न्यूरन दियो या बद दियो, वो होया करे धन, और जो चीज की कीमत घट दियो वो होया करे कबाड़। बस एक बात अपने गांव राम तर अपने बड़का तक समझाना है अगली पीढ़ी तक, कि जिस चीज की कीमत या उसकी संख्या या जो उसकी मोल या जो उसका यूज इस्तेमाल है, वो जो उतना ही रंदा हो तो वो धन है, या बददा हो या उतना ही रंदा हो। जो अगर इतनी मेहनत करके इतनी रोटी उतनी ही रोटी खाओगा, चाहे कितना हांगा ला लो, चाहे 20 रुपया की आओ, चाहे 200 रुपया की आओ, चाहे 2000 की आओ, रोटी उतनी ही रहेंगी, अनाज उतना ही खा सके मानस। तो असली जो धन है वो अनाज है, ना कि वो अनाज खरीदने वाली चीज। डांगर है, एक भैंस है आज, अगले साल 2 ही पाऊंगी, कैच गिल जोटा होया पाओगा। अगले साल 2 या की 4 हो ही पाऊंगी जब दोनों भैंस हो तो, और अगले साल 4 की 8 हो। तो असली धन वो है। और मोटरसाइकिल खरीद ली आज 80 हजार की खरीदी, 1 लाख की, अगले महीने 60 की बिकेगी, अगले महीने 40 की, फिर उन्हें कोई कबाड़ इन्हें कौन लेगा 5-7-10 साल बाद। कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, ये मोबाइल है, ये जितना सारा कबाड़ है, ये सारे की वैल्यू घटा है, तो यो कबाड़ है। जिसकी वैल्यू बद है वो धन है। हम लोगों को किसके पीछे लगा दिया? धन छोड़ के और कबाड़ पाछे ला दिए हैं। यानी अगली पीढ़ी को जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा उस पीढ़ी को? पहली बात तो यह है। अब दूसरी बात, उसी बिंदु पे आता हूं फिर से बच्चों वाले पॉइंट पे, कि आपका बच्चा बड़ा होकर के क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यदि इस बात को कोई व्यक्ति नहीं बता रहा है तो हम मां बाप को आगे आके इसके लिए कुछ खोज करनी पड़ेगी कि क्या करांगे बड़ा करके इन्हें कड़े रखांगे समाज में। समाज में हमारे बच्चे की अगर जगह सुनिश्चित नहीं करी तो हमारे बालक का नाश होना तय है। उसको इतना यकीन होना चाहिए कि मां बाप चाहे जिंदा हो चाहे ना हो, उसके बच्चे की जगह समाज में है, उसने रोटी मिल जाएगी। यह तय करने का काम बालक का नहीं है, उसकी बड़ी पीढ़ी का है, उसके मां बापू का। जो करेगा था बाणस न्यू कह दिया मेरे ते बोला बालक पकड़ के मैंने उससे न्यू बूझ लिया, मगा न्यू बता चाचा किने बगाड़े? तने तो बगाड़े। बोला मैंने क्यों कर बगाड़े? मैं चला अच्छा तू बता दे फिर किने बगाड़े। टेलीविजन ने बगाड़े। अच्छा टेलीविजन किने लाके दिया? मोबाइल ने बिगाड़े तो मोबाइल किसने लाके दिया? पड़ोस के बालका ने बिगाड़े तो पड़ोस किसने दिया? फलाने ने बिगाड़े वो किसने दिया? वो तो जब पैदा होया बिल्कुल खाली हाथ पैदा होया और परमात्मा का वरदान बन के पैदा हुआ। उसके तो पैदा होने पे जश्न मनाया गया, बहू बेटी तो उसके नाम की हमने उपहार दिए, सारा पड़ोस बुला के उसके नाम का हमने कमें खान पीन का इंतजाम करा। हम तो सारा घर राज्य होया उसके घर में पैदा होने पे, बच्चे के पैदा होने में। जब वो बच्चा हमारे घर में पैदा हो रहा, हम खुशी हुई थी, तो वो बालक ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो खराब पैदा हुआ था, फिर तो हमने दुखी होना चाहिए था। अगर वो पैदा होने पे हम खुश हुए थे तो हमको उसके आखिरी टाइम तक खुश रहने का इंतजाम करना चाहिए था। अगर उसने गाली देनी सीखी है तो उस गाली में जो जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो सब पहले से उसकी बड़ी पीढ़ी ने बना रखे। वो बालक ने थोड़ी बनाए हुए शब्द। कोई भी गाड़ी है अपन बना रखी होगी तो अगली पीढ़ी ने बेरा लागेगा ना कि यह गाड़ी है बन रही है। ये उल्टे काम है, ये दिख रहे हैं आपके मोबाइल में है, आप मोबाइल में कम और देखने लाग रहे थे, अचानक से एक वीडियो आ जाओगी और यह बात किस बालक के लग रही जो 8वीं में पढ़ने लाग रहा, 6ठी 7वीं में पढ़ने लाग रहा, और उस वीडियो में कबाड़ के अलावा किम्मे नहीं है। तो आपके बालक के दिमाग में कबाड़ घुसाया जा रहा है। और यह बात मोबाइल बनाने वाले ने भी बेरा है
उस एप्लीकेशन बनाने वाले ने भी बेरा है, उस मास्टर ने भी बेरा है जिन्हें सिलेबस भेज रखा है, और उस सरकार ने भी बेरा है जिसने जो खेल चलाया है। सब बेरा, सिर्फ हमने कौन बेरा? हमारे बड़का का नाश प्लानिंग करके करने लाग रहे। मेरा छोरा 18 साल का है और वो एक बार उसने मोबाइल मांगा था, एक बार मांगा था। बोला पापा वो कीपैड वो दूसरा फोन टच वाला फोन ला के दे दो। मगर क्या करेगा? बोला वो होमवर्क जो स्कूल का आया करे ना उससे में आवा है। मगर तेरी माड़े में आ जाओगा, प्रिंट आउट काट के दे देगी, उसमें कर लिए मेरे द्वारा भेज देगा। मास्टर उसने कह दिया मैं प्रिंट आउट करके दे दूंगा। बोला कई बार टाइम पे आप होते नहीं, मगर ना होगा काम, कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल हो जाइए कोई दिक्कत नहीं है। बोला मोबाइल देने में क्या दिक्कत है? मैंने बोला ऐसा है, जहर की पुरिया परी हो और एक कन मोबाइल पड़ा हो तो बिना पूछे जहर खा लिए, मोबाइल ना खा लिए। कति साफ मैं अपने बालक ने अपनी आँखें अगर नशेड़ी होंदा नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि आपके बच्चे नशेड़ी हो लिए। ये न्यू मोबाइल पे जो लागे रहे हैं ना, पलक झपकना भूल गए, आंख रड़कन लग गई उनकी, जिंदगी भर उसमें कुछ ना कुछ गिरना पड़ेगा दवाई, जिनकी आंख रड़कनी शुरू हो ली। और मैं बालक आँख का हाजमा भी खराब हो लिया और दिमाग भी खराब हो लिया और सोच भी खराब हो ली। हाँ अब मन तो बता दिया, मन थोड़ी लाके दिया, मन थोड़ी लाके दिए थे। मैं तो लेकर जा सकूं सारे दे दो अड़दान, मैं तो लेकर जा सकूं सारा ने। लेकिन वो तो आपने एक बस, हाँ यह बात बहुत बढ़िया करी भाई, मोबाइल अगर आपका बच्चा नहीं लेगा ठीक से फिर क्या करेगा? यह बड़ा सवाल है। जैसे आपके स्कूल में अगर आपके बच्चे की क्लास में 40 बालक पढ़े हैं तो पहले नंबर पे कितने बालक आ चुके हैं? एक आओगा दूसरे नंबर पे, एक आओगा तीसरे नंबर पे, एक आओगा चौथे नंबर पे। मैं ये कह रहा हूं कि जो 40वें नंबर पे बालक है वो भी तुम्हारा ही है भाई। जब मेरा नहीं होगा तो आप आड़ा होगा, आपका नहीं होगा तो आपका नहीं होगा, तो किसी न किसी का तो होगा 40 में आड़ा भी। और वो जो मानस का बालक है, वो जो इंसान का बच्चा है, तो उसकी इज्जत कम क्यों होनी चाहिए? आपने एक सिलेबस दिया, उस सिलेबस को वो नहीं पढ़ पाया तो क्या वो बेकार हो गया? घर में कदे कबाड़ देखा होगा आपने, पढ़ा होगा अपने घर, हाँ कबाड़ होया करे आप उसने कहा यो किसे काम का नहीं। फिर गाड़ में किलकी मारदा एक साइकिल वाला आ जावे और कहता कबाड़ी वाला, और आप भाजा स्टोर में और वो कबाड़ ठाएगी उससे देवा और उसके बदले पीछे देवे। जब वो कबाड़ होता तो पीछे देंदा उसका, बताओ अगर वो कबाड़ होता तो उसके पीछे देंदा के हो? वो कबाड़ सिर्फ हमारे लिए था, वो असलियत में कबाड़ नहीं था। वो जो शीशा है, वो जो बोतल है, वह पिघल के दोबारा बोतल बन सके। वो जो अखबार है, वह दोबारा पिघल के बन सके। वो जो लोहा है वो दोबारा कोई ना कोई चीज बन सके। इसका मतलब दुनिया में पैदा की गई कोई भी चीज बेकार नहीं होती, तो बालक भी बेकार नहीं होता। लेकिन सरकारों ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि हर बच्चे को बेकार बनाने का रास्ता बना दिया। क्यों जी? एक पेपर होया, सुनियो ध्यान से, ए बेटा किसी ने नहीं चाहिए डिस्टर्ब ना करे, कोई नहीं पिंदा, किसी ने प्यास तो मन न लागे मैं बोलूं जाता है, नहीं तो किसी ने नहीं चाहिए। देखो समझियो ध्यान से, बहुत काम की चीज, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि आपा क्या करा करा, आप अपनी किस्मत न रोया करा और अपने बालक ने दोष दिया करा। एक चीज सोचो, सबसे बड़ी भर्ती का एग्जाम्पल ले लेंगे, बाकी सारी भर्तियां का ला लियो हिसाब किताब। दो भर्तियां का लेवांगे, एक तो जिसमें सबसे बड़ी होया करे नौकरी की, और एक दूसरी में सबसे ज्यादा जिसमें संख्या हुई थी। डीसी जब बनता है बालक, जब यूपीएससी का एग्जाम होता है आईएएस का, एवरेज जो कदे कदे 400 सीट भी आई, कदे कदे 800 भी आई, लेकिन जो एवरेज सीट है वो 1000 आती हैं। 1000 तो ऊपर कदे नहीं आई, बहुत कम आया करें। और जो सबसे बड़ी भर्ती हुई है वह हुई थी 18,000 भर्ती ग्रुप डी की 2019 के इलेक्शन से पहले। देखी होगी सारी, चपड़ासी लागे तो उसमें गणे 18,000 की हुई थी, उसमें तो 10,000 बालक तो छोड़ भी गई वह नौकरी। लेकिन मैं उन दोनों नौकरियों को आपके सामने रखूंगा।
जो 1000 भर्ती डीसी लाग गए हैं उसमें लगभग अब की बार की बात है, पिछले साल जो 2023 में फार्म लकड़े थे उसमें लगभग 15 लाख बालका ने पेपर दिया था, और जो 18,000 भर्ती थी उसमें 22 लाख फार्म आए थे। बेरा होगा सारे बालकन भाई, 22 लाख फार्म भरे गए थे। मने एक बात बता दो, जड़े 1000 सीट हैं उड़े गणे तो गणे कितने बालक लाए जा सके हैं, कितने लाग सके हैं? 1000 तो ऊपर ला दोगे क्या उड़े? बताओ जी, कम बेशक हो, जो फालतू तो लाग नहीं सकते। जड़ा 1000 सीट लकड़ी है उड़े 1000 तो फालतू बालक नहीं लाग सकता जी। वो 1000 चाहे सारे रिजर्वेशन वाले ला दो, चाहे सारे के सारे जर्नल वाले ला दो, चाहे सारे के सारे गामा के ला दो, चाहे सारे के सारे शहर के ला दो, चाहे सारे जाटा के ला दो, चाहे सारे बामणा के ला दो, चाहे सारे एक पार्टी के ला दो, चाहे सारे पढ़न वाले ला दो, चाहे सारे बिना पढ़न वाले ला दो, चाहे सपारस वाले ला दो, चाहे पीछा में ला दो, 1000 तो ऊपर नहीं लाग सकते। बाकी के जो 15 लाख बालक में तो यहां 1000 काट दोगे, 14,99,000 बालक, उनके ऊपर क्या का ठप्पा लगेगा? आके यू फेल हो गया, ए बेबे किस्मतें खराब थी, लग नहीं सकते कितने तक भी हुए भाई। यू लाग जाएगा तो यू रह जाएगा, यू लाग जाएगा तो यू लाग जाएगा भाई, एक लागेगा तो एक रहेगा उसके बदले, मतलब इतने बड़ा का तो ठप्पा लगना तय है। इसका प्रतिशत काट की देखियो, पढ़ने वाले बालक, नौकरी लागने वाले बालक जो तैयारी करने लाग रहे हैं, उसका प्रतिशत काट की देखियो, इसका परसेंटेज पाओगा 0.001 के नजदीक। यानी जो पास परसेंटेज है वो इतना है। यानी फेलियर की गारंटी कितनी है? 99.99% से ज्यादा बच्चों पे फेलियर का ठप्पा लगना तय है। समझ गए जी? ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम में जो पहले नंबर पे बालक आवे है ना क्लास में, आरंदे अपनी मां तक कहे कि मम्मी मैं आज फर्स्ट आया या फर्स्ट आई, उसकी मम्मी पटते ही नहीं पूछेगी चारों क्लास में कौन फर्स्ट आया है, फिर उसके टेंशन हो जाएगी, चारों में फर्स्ट आना था। जो है वह चारों क्लास में फर्स्ट आने लगे, मान लो अपने स्कूल में फर्स्ट आ गई 10वीं में, या मैं अब स्कूल में फर्स्ट आई, जिले में कौन फर्स्ट आया पहले नहीं बता, फिर स्टेट में कौन फर्स्ट आया। पहले नंबर वाले बालक पे तो टेंशन है कि तना पहले पर रहना है, और बाकी सारा की गेल टेंशन है कि तना पहले पाना है। और मेरे बच्चे को दूसरे नंबर से पहले नंबर पे आने के लिए आपके बच्चे को पहले नंबर से नीचे खींचना पड़ेगा। क्यों? यानी मेरी कामयाबी के लिए यह गारंटी है कि आपका बच्चा कामयाब ना होगा तो मेरा बच्चा कामयाब होगा। यानी एक दूसरे का सत्यानाश होगा तो मेरी कामयाबी है। नहीं समझे? यह हमारे पुरखों ने नहीं बनाया समाज। हमारे पुरखों का समाज था जिसमें सबके लिए जगह होनी चाहिए, एक तबके के लिए या एक बच्चे के लिए जगह। अरे भाई तुमको ठीक है, मान लिया 1000 बच्चों के लिए नौकरी तुमने निकाल दी, उन्होंने 1000 बच्चों को उस नौकरी पे बिठा दिया, तो जो 21,99,000 बच्चे, उनके लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए समाज में। यह कौन तय करेगा? जो 22 लाख फार्म भरे गए 84 लाख गण खातर, जिसमें तब सिर्फ 18,000 नौकरी लगी, 1% से कम बनती है, वो 1% से कम। इसका मतलब 99% से ज्यादा बालक फेल होंगे, कभी पक्की बात है। तो आपके गांव में जितने भी बालक जिस भी स्कूल में पढ़ने जावे हैं, अपने गांव का हिसाब लगा लियो, जो 2000 बालक पढ़ने जानते हो तो 2000 में तक के हो गया 5 या 10 बालका ने कोई कमे का रोजगार मिल जाओगा, बाकिया ने कद्दे नहीं मिलना, यो तय है। समझ गए बात? इसका मतलब जिस रास्ते पर चल रहे हो ठीक है गलत है जी? बता तो दो। पक्की गारंटी है नहीं मिलना, रोजगार नहीं मिलना, तय है यो।
ना सरकार दे सकती, ना कोई कंपनी दे सकती, ना कोई उद्योग दे सकता, कोई नहीं दे सकता। लेकिन गांव दे सके, हर बच्चे ने रोजगार गांव दे सकता है। गांव का समझ माना चाहिए, क्यों कर दे सके, गांव क्यों कर दे सके। गांव के पास संसाधन है, सब कुछ है गांव के। गांव ने राम कहा अगर गांव राम कहा अगर आप गांव ने कद्दे भी आप गांव इकट्ठा नहीं बोले, गांव राम, गांव खेड़ा, गांव कबीला ऐसा बोलते हैं। गांव के पास संसाधन है, जरूरत है हमारी मानसिकता को बदलने की। हमको दौड़ाया गया, जो बच्चे छोटी उम्र में साइकिल चलाते हैं, जो बच्चे छोटी उम्र में मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल और मोटरसाइकिल में दोनों की बात कर रहा हूं। आप सारे राज्य होगा अपने बड़का ने छोटे छोटे साइकिल दे दे, हाँ ये L4 L5 सब की खराब हुआ है। जो बच्चा छोटा उम्र में साइकिल चला होगा उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी का तरला हिस्सा खत्म, नू समझ ले उसका बुढ़ापा कति खाट में बीतेगा, गारंटी। बेराई को नहीं अपन है, आप तो लाडा में लिया पकड़ा दे, हाँ राज्य हो गया वहां पर तो। अरे ये गाड़ा में ये जो रोड है ये सारे हाले जनू हाले जावे। देखो रीढ़ की हड्डी छोटी सी नाजुक होती है हमारे बच्चे की रीढ़ की हड्डी, उस पर जब साइकिल पर चल रहा है तो साइकिल वो न्यू हाल है, तो वह रीढ़ की हड्डी में जो कंपन होती है वह कंपन उसको खराब कर रही है बेसिकली। समझ गए, एक बिंदु समझ में आया आपको, यो पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब अपने घर के काम में अपने बालक ने नहीं लाओगे तो वह बालक आपके काम को बेकार समझने लग जाएंगे और बड़ा होकर के कभी समाज के काम पे नहीं लागेंगे। तो इसका मतलब दूसरा नंबर अपने बालक ने अपने काम पे लाना। अगर हम लोग अपने काम की इज्जत से नजर से नहीं देखेंगे, और इज्जत की नजर से देखना पड़ेगा, क्यों देखना पड़ेगा इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जींद हिसार के एरिया में, जींद से कैथल में जावा तो एक दूध का प्लांट है, मैं उसका नाम नहीं लेता, कोई और प्लांट की बात बताऊं मैं आपने। एक मैनेजर था अपनी जानकारी में, उस प्लांट में जाने का मौका मिल गया। बड़ा दूध की कंपनी है वह, उसमें एक बड़ा सा कढ़ाया था और वो उसमें जो दूध था उसकी वो करने लग रहे थे ब्लीचिंग, उन्हें सफेद लाग रहे करने में। तो मैंने पूछा कि ये गुलाबी सा रंग क्या था इस दूध का। वो ने बोला जी जो गांव में जो किसान हो है ना वो धार काटे है, और जब थन खराब हो रहा हो मैं इसका गाय का, तो वो उस थन ने छोड़ दिया करे, काट उड़ता भी नहीं देता और वो उस पर दूध भी नहीं काटा करता। बोला यार यहाँ हमने भैया ला रखे हैं काम पे, वो मशीन लगानी हो थन पे, वो अपने आप दूध काट के दे दे, तो जिनकी मैसा के थन खराब हो रहे हो उन पे भी लाते हैं, तो वह रात और वह खून सारा नचड़ के आ जाए, और वो आ जाए तो फिर वो सारा का सारा आ जाए तो वो जो उसका रंग जो है वो थोड़ा सा गुलाबी हो जावे है। तो शहर के जो बालक हैं वे थोड़े से चौंचलेबाजी ज़्यादा करे हैं, तो एक तो उन स्ट्रॉबेरी का उसमें फ्लेवर डाल के पकड़ा दिया उन्हें का पीला गुलाबी रंग बना के ना अपन राज्य पिए जाए, बाकी जो सा बच जाए उसने अपना ब्लीचिंग करके सफ़ेद बना के फिर दे दें गाँव वाला दिन के बेरा ला कबाड़ खाने की आदत हो रही, घर का खाना बंद कर दिया, क्यों काम करके राजी नहीं, और तरह की वो काम हो रहा। फिर मेरे समझ में आई कि अगर जब दूध भी में भी इतना कबाड़ आने लग गया, दूध में भी मांस मीट आने लग गया, तो और क्या ही में भी पाओगा। फिर एक टेक्निक आया करे जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटमा की, तो पता करा कि वो जो सफेद लाल रंग का टमाटर है, बिल्कुल सॉरी सफेद कह रहा हूं, वो जो गोल लाल रंग का टमाटर है बहुत सुंदर सा दिखता है, जो मिठा हुआ है, वो मिठा अगर हो गया ना टमाटर तो समझो वो जहर हो गया, क्योंकि टमाटर खटाई के लिए डाला जाता है। पता लग गया उसमें मछली का जीन है। जो खीरा है सुंदर सा टमाटर दिखने वाला खीरा, एकदम बढ़िया सा खीरा दिखता है, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अच्छा पता लग गया कि आपका जो सरसों है वह भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जितने हाइब्रिड बीज दे रखे वह भी मॉडिफाइड हैं। फिर बेरा लग गया कपास भी, कपास के एरिया में कपास वाला ने बेरा पाओगा, कपास भी बीटी कॉटन है, देसी तो कपास रह नहीं रही, नरमे वाली रह रही है, वो उसमें बीटी कॉटन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएम है। राइस गेहूं है, चौल है, यो बीज जो खेता में आप जीरी लान लाग रही, यो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है।
और फिर पता करा, ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक आंकड़ा दिया और एक रिसर्च प्रकाशित करी थी, जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, मेरे सामने आई थी। उसमें यह लिखा हुआ था कि जो भी जाति प्रजाति आदमी डांगर पशु कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहा है, या तो वो या उसका अगली पीढ़ी नपुंसक या बांझ होगी पक्का, उसका औलाद पैदा ही नहीं हुआ है। और आज आपके गांव में 70% नए बालक जो ब्याह कर रहे हैं, सब डॉक्टर के चक्कर काटने शुरू करते हैं 6 महीना पाछे। ना करते हो तो बताओ जी। बालक नहीं हो रहे क्योंकि बीज खत्म होने लग रहा। बीज खेत का भी, डांगरा का भी और मानस का भी। यह लड़ाई जो है ना समझने की कारण क्या है, आपके गांव का हर बच्चा और आप लोग अपने घर में जो आइटम लेकर के आते हो खाने की, कदे भी आज तक किसी ने आपको यह नहीं बताया उस आइटम के पाछे के लिख रहा है, उसमें के है। मैं बता दूं, घर में नमकीन का पैकेट है, आज जितने पढ़े लिखे बालक है जाके अपने घर टोइयो देखियो, घर में ब्रेड का पैकेट हो, बिस्किट का पैकेट हो, नमकीन का पैकेट हो, कुरकुरे का पैकेट हो, चिप्स का पैकेट हो, या जो भी आप अपने बड़का ने खाने दे, वहां हर पैकेट के पीछे लिखा होता है कि इसमें केक केस होता है। और कई बार जो कबाड़ होता है उसको वो कोड में लिखते हैं, आइटम 441, आइटम 1111 ऐसा करके कुछ भी लिख देते हैं। उस पे देखियो क्या लिख रहा है और फिर सर्च करियो इसका साइड इफेक्ट क्या है, और फिर देखियो आपके घर में वह बीमारी है कि नहीं, पक्का पाओगी 100%। वो बीमारियां आपको दी जा रही हैं प्लानिंग के तहत। जितना भी पैकेट में आया है कोई भी खाना, उसमें कुछ भी हो, दुकान पे तो जो भी आया है उस सब में प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। और यह तय हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि जितने प्रिजर्वेटिव्स हैं वो आने वाले टाइम में कैंसर का कारण बनते हैं। यानी कि आप लोगों के समाज में नपुंसकता है, बांझपन है, कमजोरी है, कैंसर है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में इंफेक्शन है, कमर में दर्द है, ये सब बीमारियां आपको दी गई हैं प्लानिंग के तहत। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं था, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। आप केक खा रहे हैं, जाकर आप देखियो, जाके आपकी नमकीन में सिर्फ 3 तेल इस्तेमाल होते हैं, राइस ब्रैन, पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल मतलब बिनोड़े का तेल। बिनोड़ा कपास से बनता है, कपास बीटी है, बीटी मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। राइस ब्रैन कैंसर करता है, पाम ऑयल कदे हजम नहीं होता। कति क्लियर है तो लिखे हुए हैं, वो तो बकायदा लिखा हुआ है। ये 3 तेल आपको दिए जा रहे हैं। कितने चले जाइयो, किसी शहर में चले जाइयो, किसी छोटे कस्बे में चले जाइयो, जींद चले जाइयो, उचाना चले जाइयो, नरवाना चले जाइयो, हिसार चले जाइयो, करनाल चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, कितने चले जाइयो, हर हॉस्टल के अंदर, हर फूड आइटम के ऊपर, हर रेडी के ऊपर सिर्फ 3 तेल इस्तेमाल होते हैं। यानी जितना खाना हमारा बच्चा शहर में पीजी में रहने वाला, हॉस्टल में रहने वाला, शहर में जाने वाला, रेडी पे खाने वाला, जो भी आइटम खा रहा है, चाहे समोसा खा रहा है, चाहे पानी के पतासे खा रहा है, चाहे चाट खा रहा है, चाहे कुछ भी खा रहा है, सब का सब जेनेटिकली मॉडिफाइड। लेकिन हमको बना दिया कि हमारा बच्चे को पढ़ने के लिए भी गांव से बाहर जाना पड़ेगा, और खेलने के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, और नौकरी करने के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, जबकि हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कैलकुलेशन किया था, एक गांव में जिसमें 4500 वोट थी, यहां उगालन की कितनी वोट है? 4800। तो वो गांव का लगभग बराबर है, ला लो आप। मैंने 4500 वोटों के गांव पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। कितना अनाज लगता है, कितने चौड़ लागे, कितना ट्रैक्टर का खर्चा है, कितना मोटरसाइकिल, हर घर का, हर घर में जाके पता करा कितने बालका ने कहां पढ़ाई करी है, कहां नौकरी करते हैं, कितनी आमदनी है, कितने खर्चे हेल्थ पे है, कितना बच्चा की ट्यूशन पे लागे, कितना स्कूल में लागे, कितना आपका लान ले जाने का छोड़ने का लागे, कितना खेत में, कितना घर में, कितना डांगरा पे, कितना मानसा पे, सब पता करके और एक लिस्ट बना के मैंने गांव वालों के सामने रखी। और गांव के मौजूद से आदमियों को जब मैंने दिखाया और पता लगा, गांव का लगभग 1300 बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, और 53 लाख रुपया 5 स्कूलों के मालिकों के पास जाने लग रहा है। 53 लाख रुपया महीने का। अपने उगालन का हिसाब ला के देख लियो, यो पाओगा आंकड़ा, मतलब साल का लगभग 6 करोड़ रुपया। साल का 6 करोड़ रुपया आपने कमा के उन स्कूल वालों को दे दिया।
उसके बदले में आपको क्या मिला? मोबाइल पे लगा हुआ बच्चा, समाज से कटा हुआ बच्चा, माँ बाप की बात ना मानने वाला बच्चा, एक जिद्दी बच्चा, एक बेरोजगार बच्चा, एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चा, एक डिप्रेशन वाला बच्चा, एक नपुंसक बच्चा जो ना लड़ाई लड़ सकता, ना जो खड़ा होकर सच को सच बोल सकता, ना किसी समाज के काम का, ना किसी नौकरी का, ना उसको कहीं जगह मिल रही। ये बच्चा मिल रहा है पूरे गांव ने साल का 6 करोड़ रुपया उन बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने का नतीजा। क्यों जी? क्या ताड़ी बचाने की बात को, या तो शर्म की बात है? नहीं समझे? ये है उसका। फिर हमने मेडिकल पे भी किया और बहुत सारी चीजों पे किया। मैं तो आपको मोटा मोटा आंकड़ा इसलिए दे रहा हूं कि क्या इस गांव का बच्चा बाहर नहीं जाता पढ़ने? और बाहर पढ़ने जाता है तो कहां कैसे जाता है? या तो मोटरसाइकिल पे जावा, या कार में जावा, या बस में जावा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमारे शरीर के लिए ट्रैवलिंग बहुत खतरनाक है। अगर परमात्मा ने हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी जाने के लिए बनाया होता, क्योंकि कई लोग मेरे से एक दिन सवाल पूछे थे, मेरी पिछली मीटिंग में बोले, बोला तू तो हमने 70 के जमाने में लेके जाना चाहे। मैंने कहा क्यों करनी हूं बता? बोला तू तो नुका गांव के गांव में रहो। मैं कहा अच्छा फिर कड़े रहना चाहे तू? अब देखिए बोला रेल बन रही, जहाज बन रही, मुंबई जाना हो, दिल्ली तक बैठो 1.5 घंटे में बंबई पहुंचे, 2 घंटे। मैं कहा अच्छा फिर? बोला फिर यू विकास हो जाए, बढ़िया चीज है। मगर बोले जे तू 2 घंटा में दिल्ली ते बंबई पहुंचाना होंदा और परमात्मा ने तू उस काम खातर पैदा करा होंदा तो तेरे पंखड़ी लाके देंदा हो, तेरे पेट पे पंख लाद के देंदा हो। अगर भाई जिन लोगों को, जिन पंछियों को उसने इसके लिए बनाया है कि वो जल्दी पहुंचे, उनको यहां नहीं मिला तो राशन उन्हें कितने और जाना पड़ेगा, उनको उन्होंने पंख लाके पैदा किया है भाई। ऐसा नहीं है। आपको अगर 2 टांगे दी है तो परमात्मा का यह फंडा है कि आप अपने जन्म स्थान से केवल उतनी दूर जाओगे जितनी दूर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वापस आओगे, तो ही आप हेल्दी रहोगे। यह तय है। ट्रैवलिंग हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब तो यह सब कुछ साबित हो चुका है। और हम सुबह से लेकर रात तक कदे मोटरसाइकिल ठाके न्यून, कदे अपन न्यून, कदे न्यून, पढ़ाई खातर भी आना जाना, नौकरी खातर भी आना जाना, तड़के से लेकर सांझ तक आप इसी काम पे लगे ना। और हमारे पुरखे बड़े शाणे थे। ये जो सड़कें हैं ये हमारा विकास नहीं है, ये विनाश है। क्यों, कैसे आपको समझ में आए? 2 बात समझ लेना। आपके गांव में देखो, अर्थशास्त्र का कोई बच्चा है यहां? इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ बच्चा? भाई पढ़े लिखे बड़ा कम, हाथ खड़ा करियो, हाथ खड़ा करियो। इकोनॉमिक्स का बालक है, ठीक है? मेरी बात गलत हो तो बताना। जीडीपी एक शब्द होता है जिसमें देश के विकास का एक आंकड़ा बताया जाता है कि देश का विकास जीडीपी से आंका जाता है। क्यों भाई जी, गलत तो नहीं? ठीक कह रहे हूं। जीडीपी का पता कैसे चलता है कि जितनी लोगों ने मेहनत करी, जितना उत्पादन किया, उसके हिसाब से नोट छाप दिए और सरकार ने वो नोट सर्कुलेशन में डाल दिए। जितना पैसा इधर से उधर सर्कुलेशन में जाएगा वही जीडीपी का आंकड़ा होता है साल का। ठीक कह रहा हूं बड़े भाई? ठीक बात। तो जितना पैसा इधर से उधर जाएगा वो जीडीपी का आंकड़ा है। अब आप सोचो, अगर आपका बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ता है, बस का पीछा, अच्छा गांव के स्कूल में पढ़ता है, पैदल जाता है, कोई पैसा खर्च नहीं करता है, बस्ता लेके जावे अपना टाट आड़ा या फिर कट्टे आड़ा, और फालतू चक्रा में पढ़ता नहीं, ना टाई लाके जाता ना कुछ और गांव का मास्टर उड़े पढ़ा हुआ है। अच्छा बताओ, रुपया इधर तो उधर कितने गया? रुपया लग गया ही नहीं। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी दूसरे स्कूल में, दूसरे गांव या शहर में जाता है, उसके लिए सड़क बनानी पड़ेगी, उस स्कूल वाले को बिल्डिंग के लिए लोन लेना पड़ेगा, वहां पे नौकरी करने के लिए मास्टरों को मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी, वहां पर काम करने के लिए आया को वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे, वहां गाड़ी जब चलेगी तो गाड़ी के टायर वाले अलग, बाकी शीशे वाले अलग, बाकी लोहे वाले अलग, मिस्त्री अलग, उनका पैसा इधर सर्कुलेट होगा, उस पर ड्राइवर भी लगेंगे, आया भी लगेगी। उसके बाद आप लोग उसको छोड़ने के लिए कदे कदे अपनी मोटरसाइकिल पर जाओगे, कदे कदे कार में जाओगे, कदे कदे उसके लिए फिर टाई भी लेनी पड़ेगी, उसके लिए बढ़िया कपड़े लेने पड़ेंगे, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब लेनी पड़ेगी, तो जीडीपी बढ़ेगी? बढ़ेगी ना? मतलब गांव के स्कूल में पढ़ने से जीडीपी घटती है, नहीं बढ़ती है?
और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से बनती है। अगर आप अपने घर का बना हुआ दूध घी खाओगे, खेत में उगा हुआ ऑर्गेनिक खाना खाओगे, अपने बटोड़े पर चढ़ी हुई घिया सब्जी खाओगे, बिना टिक्के लागी हुई, बिना बाजार हुई, तो जीडीपी घटेगी, क्योंकि आप बीमार नहीं पड़ोगे। अगर आप देसी अजवाइन से, चूर्ण से अपना इलाज कर लोगे, अगर अपने घर में, अपने खेत में इलाज कर लोगे, तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट बीमे की कंपनी में आयुष्मान कार्ड से अगर इलाज कराओगे तो जीडीपी बढ़ेगी। जितना ज्यादा बीमार पड़ोगे जीडीपी बढ़ेगी, जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे जीडीपी बढ़ेगी, जितना खाना बाहर से आएगा जीडीपी बढ़ेगी, जितना अपने घर का बनाओगे जीडीपी घटेगी। यानी आप लोगों का विनाश ही देश का विकास है, यह पैमाना है जीडीपी का। नहीं समझे भाई? और ये नए बच्चों को सिखाया गया है कि जीडीपी काम कर, देश का विकास हो रहा है। अगर गांव में पेड़ ही पेड़ हो, जंगल हो चारों तरफ, अगर गांव के चारों तरफ बांस लगा दिया जाए ना, तो गांव में कदे आंधी नहीं आवे और कदे भी गर्म हवा नहीं एंटर करे। गर्म हवा नहीं एंटर करे तो आपने एसी कूलर की जरूरत नहीं पड़े। अगर खेत में काम करनी या मानस और छत पर सोंदा हो तो कोनी कूलर एसी की जरूरत है। काम ना करनी है मानस ने एसी चाहिए। केवल निकम्मे आदमी को एसी चाहिए होता है। काम करना मानस तो एक बार काम करके कितने बैठ डड़ा पे सो जाएगा, हो तो खेत में कितने डोड़ पे सो जाए, कितने भी आ जाएगी उसने नींद, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात का मतलब क्या है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं इसको समझ लो आप। मैंने बहुत सी चीजों को इकट्ठा ला करके आपके बीच में रख दिया। इसका मकसद यह है कि एक तो हमारे यहां बच्चों पर चर्चाएं नहीं होती, दूसरा रोजगार पर चर्चा नहीं होती, गलत क्या हो रहा है इस पर चर्चा नहीं होती, और अगर चीजें गलत हो रही है तो ठीक कैसे करें इस पर भी नहीं होती। पहली बात है कि पहले तो गाम राम न्यू मान ले कि गलत होने लग रहा, पहले मानोगे तभी तो चीज ठीक करोगे। क्यों जी? पहले तो न्यू मानना पड़ेगा। जब न्यू तो मान दो कि भाई ठीक है, बाहर सन बढ़िया देवे छोरे, तेरी बात ठीक लगी, बाहर जान दो कुछ नहीं बदलता, जब न्यू तो सोचते हो तो बात हो जाएगी यहीं खत्म। लेकिन यदि आपको लगता है कि वाकई में हम गलत रास्ते पर हैं, तो ठीक किए बिना कोई रास्ता है? सोचो, बच्चे आपके, बर्बादी आपकी, गांव का नाश आपका, कोई बाहर तक कोई आदमी आओगा ठीक करने उसने? बताओ, सोचो एक बारी। कोई बाहर से आपको ठीक करने की सरकार को, देखो कमाल की बात है, सरकारों के इस एजेंडे को अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। एजेंडा क्या? बुखार हो जाओ, इलाज अपने आप कराना पड़ेगा, बच्चे की डिलीवरी हो खुद कराना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो जाए खुद कराना पड़ेगा, कैंसर हो जाए, दूसरी बीमारियां हो जाए, कुछ भी हो जाए आपको अपना इलाज खुद कराना पड़ेगा। लेकिन कोरोना से नहीं मरने देंगे तुमको। जोन सी बीमारी ते कुछ होना है को नहीं था, उस बीमारी ते मरण की चिंता थी सरकार ने। बाकी चीजों से कुकरे मरो, घर में रोड़े हो गए मरो, कर्जे में डूब के मरो, आत्महत्या करके मरो, च क्यों करे मरो, हमने ठेका नहीं, पर कोरोना ते नहीं मरने देंगे तुमने। जय यह बात भी नहीं समझ में आई, फिर समझ में कौन आवा है? सरकारें जब आपकी हर समस्या का समाधान नहीं करती है और वो आपकी कुछ समस्याओं का समाधान के लिए तैयार रहती है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन किसी महिला की शिकायत के ऊपर किसी को भी उठा लिया जाए तो मतलब सरकार गड़बड़ में है। या तो हर आदमी की समस्या पर उतनी ही फास्ट कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उस पर नहीं हो रही है तो उस तंत्र को, उस व्यवस्था को हमको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। या तो हर बच्चे के लिए तैयारी हो, वरना सिर्फ पहले नंबर पर आने वाले बच्चे की इज्जत क्यों की जाए भाई? अगर आप 40वें नंबर पर आने वाले बच्चे का कोई इंतजाम नहीं कर पाए तो इसमें गलती बच्चे की है कि समाज की है? ये पहले तो ये बताओ। समाज की है ना जी। और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती ये सरकारों के विषय नहीं हैं। अगर गांव का यह बात समझ में आ जाए कि शिक्षा गांव का विषय है, गांव का विषय है, समाज का विषय है, सरकार का नहीं है। आपका स्कूल जो आपके गांव में है वो सरकारी स्कूल नहीं है, वो गांव का स्कूल है। उसके लिए जो जमीन छोड़ी थी वो गांव के लोगों ने छोड़ी थी,
उस पे जो पहले कमरे बनाए थे हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने दान के पैसे से बनाए थे, अपने पैसे से, गांव के पैसे से वो स्कूल खड़ा हुआ था। आज वो स्कूल सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली, पता भी कौन सा लिया आपने? आपके गांव की, स्कूल की, अस्पताल की, जोड़ की, मंदिर की, चौपाड़ की और शामलात की, जंगल की, गौचरान की जितनी भूमियां थी सारी सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली। वह जमीन आपकी थी, क्योंकि आप अपने बालका ने बाहर पढ़ाने लग गए तो नाश हो गया। आप अपने बालका ने कमरे में भीतर ले जाकर खुआने लग गए तो नाश हो गया। आप अपने बालक ने अपना मानने लग गए तो नाश हो गया। वापस इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि भाई गांव के परले कोने पे फलाने का बालक नशा करने लग गया, जय यह बात वहीं नहीं रोकी ना तो काल ने वो नशा पूरे पड़ोस तक घूमता घूमता काल ने मेरे पड़ोस में आकर मेरे घर में भी आवेगा। अगर मुझे अपना बच्चा उस नशे से बचाना है तो मुझे पड़ोसी का बच्चा बचाना पड़ेगा। अगर मैं पड़ोसी के बच्चे को बचाने के लिए तैयार नहीं हूं तो अपने बच्चे के नाश के लिए तैयार रहो। फिर मैं यो बताना आया हूं कि बालक सबके साजले हुए और साजले बालक का खातर साजे में बैठ के प्लानिंग करनी पड़ेगी, और कोई राह नहीं है। मेरे पे एक टेक्नोलॉजी है। मैं बचपन से 3 साल के उम्र के बच्चे की, किसी भी बच्चे के बारे में नहीं बता सकूं, यो बच्चा परमात्मा ने यो काम करने के लिए पैदा किया, यो खेती खातर पैदा करा है, खेलने के लिए पैदा किया है, या बोलने के लिए किया है, या बैठा रहने के लिए किया है, या लोगों के लिए किया है, कि अकेलेपन के लिए किया है, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, किस काम के लिए पैदा किया, किस तरह के काम के लिए पैदा किया, ये पता लग जाएगा। अगर हमको ये पता चल जाए कि ये बच्चा किस तरह के काम के लिए बना है और पूरे गांव का हर बच्चे के बारे में पता चल जाए, तो क्या गांव राम मिलकर अपने गांव में वो इंतजाम कर सकता है? भाई एक बालक जब किसी बड़ी इंडस्ट्री के, बड़े उद्योगपति के स्टोर का मैनेजर बन के संभाल सकता है तो वो इंडस्ट्री अपनी नहीं खोल सकता गे? क्यों जी? भाई जी वो उनकी संभाल सके तो अपनी भी तो कर सके। वो अपनी कैसे की जाए इस पे चर्चा करने की इंपॉर्टेंट है। अपने पास सारे संसाधन हैं, अपने पास सब कुछ है, गांव के पास अपने पास जमीन बहुत है, और ध्यान दीजिए अपने बच्चे को कभी भी अपने गांव से विमुख मत होने दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा शहर की तरफ भागे यही चाहता है उद्योगपति। क्योंकि जब आपका बच्चा शहर की तरफ भागेगा तभी उसकी जमीन का कोई वारिस नहीं बचेगा, और तब वो आपको बोलेगा 1 किला बेच के मैंने अमेरिका बेच देना है। और फिर देखो कमाल की बात, आपके पास जमीन है और आप अपने बच्चे को कह रहे हो जमीन में कुछ नहीं दे रहा, और जिसके पास रोज का 10,000 करोड़ रुपए की कमाई है, अंबानी अडानी की डेली की कमाई 10,000 करोड़, उसको आपकी जमीन चाहिए। इसका मतलब यह जमीन रुपया से ज्यादा कीमती है, हर चीज से ज्यादा कीमती है, क्योंकि जमीन से ही सब कुछ निकलता है। कपड़ा कपास से बनता है, कपास जमीन से निकलती है, लोहा जमीन से निकलता है, सोना जमीन से निकलता है, पानी जमीन से निकलता है, अनाज जमीन से निकलता है, डांगर जमीन में चरे हैं तो चमड़ा जमीन से निकलता है। जिंदगी के काम आने की हर चीज जमीन से निकलती है। जमीन से दूर मत करो अपने बच्चों को। हम उल्टे रास्ते पर हैं, उल्टे रास्ते पर। यह बात समझाने के लिए, समझने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर जे गाम राम के बात समझ में आंदी हो कि आप अभी इस बात को सोचने लग जाएं तो इसको ठीक कैसे करें, इस बात के लिए सबसे पहले गांव के नौजवान बच्चों को आगे आना पड़ेगा। जो भी नौजवान बच्चे हैं, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि आप लोग इस मिशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं और इस मिशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको यह समझना पड़ेगा कि बच्चों के टैलेंट को कैसे पता करें। और फिर उसके बाद गांव के सरकारी स्कूल में हमारे पास पूरी जमीन है, सब कुछ है। मालूम पड़ जाए कि पूरे गांव में 150 बच्चा खेलने के लिए पैदा हुआ है, मान लो हम एक एग्जाम्पल के लिए थे कि 150 प्लेयर पैदा हुए हैं,
150 माँ बाप का शहर में शिफ्ट होना ठीक है, या 150 माँ बाप इकट्ठे होकर 2-3 कोच गांव में ले आए, ये ठीक है? सब कुछ ले आ सकते हैं, गांव राम कुछ भी कर सकता है, गांव के सामने कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि हमको समझ में आ जाए कि सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, फिर हमको यह इंतजाम करना है कि फिर गांव का कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए, सबके लिए, और संभव है। इस पे अपने 2 स्टेप यहां से बनते हैं, अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो। पहला, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं इनमें से जो भी नौजवान साथी इस पे अगले स्टेप पे काम करने के लिए तैयार हैं, वो अभी मीटिंग कर लेंगे 10 मिनट की सिर्फ। क्योंकि जो मान लो पढ़ना लिखना अभी नहीं जानते हैं, या जो लोगों का एज ज़्यादा हो गई है, ऊर्जा की कमी है, या जो बीमार रहते हैं, उनका तो कोई लॉजिक नहीं है। नौजवान बच्चों की मदद से कि उनको हम सिखा सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोई भी मतलब आप में से जो भी इस ट्रेनिंग को लेना चाहता है, वो हम 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे कि कैसे लेनी है ट्रेनिंग, इसको कैसे समझना है। दूसरा स्टेप, फिर जिस गांव के लिए हम करना चाहते हैं उस पूरे गांव को फिर गांव के स्कूल में इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, उनके बच्चों के लिए हम क्या योजना लेकर के आए हैं, क्या प्लानिंग है। बस ये बात समझ लेना कि बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। मेरे पास तो वो टेक्नोलॉजी है, मैं वो दे सकता हूं बस आपको, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूं आपको, टाइम दे सकता हूं आपका, टेक्नोलॉजी दे सकता हूं, बस इससे आगे नहीं। मैं आपके गांव के लिए करने के लिए कुछ नहीं आऊंगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। आप ही के नौजवान, आपको जब समझ में आ जाए तब आ जाना, मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए कोई टारगेट नहीं है कि मुझे इस साल तक इतने गाँवों को ऐसे कर देना, कुछ नहीं है। मुझे ये मालूम है कि एक रास्ता है, आप लोगों को उस रास्ते पर चलने का एक ऑप्शन है, आप चलना चाहें तो अपने पास उसका एक टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से आप चल सकते हैं। आप नहीं चलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लगे हुए हैं। एक बच्चे का टैलेंट पता करने की मेरी फीस 1.5 लाख रुपया है, मैं ये बता रहा हूं आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं नहीं करूंगा, मेरी तो फीस 1.5 लाख रुपया है, मेरे से करवाना है तो 1.5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन अगर अपने पूरे गांव के लिए लेना चाहते हो, अपने नौजवान बच्चों को सिखा, मैं सारा का एक बच्चे के लिए क्यों, मैं सबके लिए सिखाने को तैयार हूं, पूरा सिस्टम ही देने को तैयार हूं। मतलब आप तो क्या कह रहे हो 1 किलो दाने दे दे, मैं कह रहा हूं पूरी टंकी ले जा ठा गए, अपना बांट लो। मैं पूरी टेक्नोलॉजी आपको देने को तैयार हूं। इस टेक्नोलॉजी से मैं बिजनेस किया करता था 2016 से पहले, मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया में मेरी 65 फ्रेंचाइजी थी। ये ट्रेनिंग जो मैं आपको कह रहा हूं पूरे गाँव के लिए फ्री 10.5 लाख रुपये लेता था मैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि जिस गांव से उठ करके मैं गया हूं, उस गांव के कल्चर के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए काम कर रहा हूं। क्योंकि इतनी फीस तो, मतलब अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया कोई गांव का आदमी, 2-3 आदमी दे सकते हैं गांव में, ज़्यादा बड़े जमींदार, सब नहीं दे सकते। इसीलिए ये प्लान किया कि भाई गांव के आदमी को मालूम ही नहीं है कि वो अपने हाथों से अपने बच्चे को बर्बाद कर रहा है। खाने न जो दो, दादा तो 5 रुपये पटते से पकड़ा दे, जा बेटा लिया उड़त है दुकान पे, तो दुकान पे तक के लान लग रहा, बेरा ही को नहीं उसने बेचारे ने। कोई गेस्ट आवे है, एक बूढ़ा कहने लगा, बोला बेटा आम तो डॉक्टर साहब बोला 5 किले हैं जी, आम नहीं अपने बड़का ने जहर खुआया कर दे। मगा जी क्यों करता हूं? बोला भाई 1 किला न्यारा बोया करा, उसमें ना दवाई गिर दे, ना डीएपी गिर दे, ना यूरिया, कुरडी का खार गिरा, खान कार डांगरा का न्यारा रखा करा। अपने भी गांव में होंगे इसे कई सारे परिवार जिनसे कहा करा भाई हम तो खान का अपना न्यारा रखा, उसमें कौन गिरा करते दवाई दोई, क्यों उस खाने के जरिए आवे। मगर ठीक बात है। वो इतनी बार में उसका पोता जो है घर में एंटर कराया, दरवाजे में बोला ताऊ के नमस्ते करे, और उसके हाथ में था ब्रेड का पैकेट। मैं बोला ताऊ यू ब्रेड 1 किले वाले क्यों मत बन रहा, 4 किले वाले में तो बन रहा। वो 4 किले वाले में घेर के मंडी में दे के जाओ, मंडी में तो लेके उल्टा ही तो आवे हो। जितना घर में नमकीन है, बिस्किट है और आइटम है, खान की जितनी आइटम है, मैं सारी की सारी उस 4 किले वाले में तो बना है। वो सारा जहर उल्टा आ जाए। और गांव के आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि आपसे 20 रुपये 22 रुपये किलो गेहूं खरीद के वो लोग आपको ब्रेड का पैकेट जो दे रहे हैं 65 रुपये का आधा किलो ब्राउन ब्रेड 130 रुपये किलो वापस दे रहे हैं।
मारे पे तो लेके मारते उल्टा देने लग रहे। जब टमाटर बिके 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो बिका टमाटर का, 100 किलो टमाटर 500 रुपया के बेच का आया, जब वह 500 रुपये घर दे हो और आज उन्हें 500 रुपया उठा के टमाटर लेने निकल जाए, 100 रुपये किलो है, 5 किलो आओगे, 100 किलो टमाटर का 5 किलो टमाटर बना दे व्यापारी, और गांव वाले के समझ में नहीं आ रहा। मतलब हमको जब हमसे लिया जाता है तो सस्ते से सस्ता रेट, और हमको जब दिया जाता है तो महंगे से महंगा रेट। और ये बात हमको समझ नहीं आ रही कि क्यों दें हम उनको। अरे भाई, हम अपनी सारी जितनी जरूरत का सामान है, जूता, कपड़ा, लत्ता, पेन, कॉपी, झाड़ू, बर्तन, सब कुछ यहीं बनेगा। इंडस्ट्री हमारी यहीं खुलेगी। मैं एक गांव में जब 2019 में रिसर्च कर रहा था, हम हर घर में जाके पूछ रहे थे, ताई के आवे तने बनाना, तो बताता हूं के बनाओ। अरे भाई हम तो के करा, हमने तो नहीं, कुछ तो आंदा होगा, इसी चीज बता जो तेरे कोई तारीफ करता हो तेरी आइटम। मैंने बोली मेरी बाण भाई, दोनों तीनों बाण मेरे पास, तो पंजीरी बनवा के लेके जा। अगर मैंने कहा अगर तेरी बनाई हुई पंजीरी न्यारी है, फिर तेरी पंजीरी ना हम बेचांगे 600 रुपये किलो, तू क्यों टेंशन ले रही है? क्या दिक्कत है जी? आपके बच्चे जिन्हें ट्रैवल करने का शौक, हमने नहीं कह रहे नहीं जाना, अरे जिन्हें मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, तू लिकड़ आड़ा तर गांव के लिए, तू गांव की बड़ी आइटम्स को कहां कहां तक लेके जा सकते हैं आप। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अगर गांव तैयार होता है तो गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा। बड्डा भी करना चाहो, बड्डा भी, इतना काम है समाज के लिए। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम ये चाहते हैं कि गांव के अंदर नमक के अलावा बाजार से कुछ भी नहीं आना चाहिए। हम सब कुछ यहीं पैदा कर सकते हैं, सब कुछ। और ये पॉसिबल है। बहुत सी जगह पे इसके मॉडल गांव बने हुए हैं और लोगों ने किया है। और अगर आज से 40 साल पहले का अपना गांव देखोगे तो आपके गांव में कुछ भी बाजार से नहीं आता था। साल 6 महीने में कदे कोई मंडी में कोई सामान आया करता तो आया करता, नहीं तो उड़े होया करता सब कुछ। अपनी दरी बनाया करते, अपने बोइये बनाया करते, अपने तकिए बनाया करते, अपने स्वेटर बनाया करते, अपना कपड़ा बनाया करते। हमारे पास ऐसे मॉडल है, 14-14 साल का बालक अपना पजामा, अपना कुर्ता खुद बना ले है, सूत गेला, अपना कपड़ा भी बना ले है मशीन पर, हाथ गेला, और फिर उसके बाद सीम भी ले हुआ है। जरूरत को नहीं किसी की, नहीं जरूरत। और कितना ही बढ़िया बना लो। अगर आपको एक काम आता है, वह बड़ी इंडस्ट्री कैसे करती है। मैंने देखा करनाल के अंदर एक बड़ी कंपनी है, जूता की कंपनी है करनाल में, नाम तो क्या मैं एडवर्टाइजमेंट क्यों करा उस कंपनी का। वो करनाल के जो लोकल मोची हैं उनसे जूते बनवा करके अपनी स्टैंप लगा के बेचती है। और सब ऐसे ही करते हैं, सारी कंपनी आउटसोर्सिंग करती है भाई, अपना कुछ नहीं बनाती वो। अपने पास बनाने का सारे नौजवान बच्चों को तो पता ही है, सब आउटसोर्सिंग होता है। और वो आउटसोर्सिंग कहां से होती है? गांव में तो है। तो फिर हम उनकी क्यों बना भाई? जब हम उतनी वर्ल्ड क्लास लेवल की चीज अपने गांव में बना सका, तो हम अपना वर्ल्ड क्लास लेवल पे क्यों नहीं लेके जा सकते? इतना बड़ा तंत्र है अपने पास। बहुत बड़ा साइंटिफिकली सोचने की बात है। अगर आपको समझ में आता है तो नौजवान बच्चे यहाँ रुक जाएंगे। बाकी के लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे हैं उनको तो मैं अप्रिशिएट कहूँगा कि आप बिल्कुल यूज़ मत करो। हमारा जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसमें वो बहुत बोरिंग सा चैनल है। बोरिंग सा इसलिए है कि हम उसमें बैकग्राउंड पे कुछ नहीं चलाते। वो इसलिए नहीं चलाते कि देखने के लिए, सुनने का है हमारी बात। तो आप अपने बच्चों को कैसे पहचाने, इसके लिए निडर इंडिया करके हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, निडर इंडिया। आप उसमें जाओगे तो आपको एक प्ले लिस्ट है जिसमें पेरेंटिंग और एजुकेशन से जुड़ी ट्रेनिंग है। वो लिंक आपको गाँव में भेज देगा संदीप को, मैं बता दूंगा कि आप सब बच्चों को आपके घर तक कैसे पहुँचे। और जो लोग इसमें आगे मिशन में कंटिन्यू करना चाहते हैं वो 10 मिनट के लिए रुक जाएंगे। बाकी सब के सब लोगों को आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोगों ने इतना शांति से इसको सुना, और आगे मिशन को आगे लेके जाने के लिए हम आगे एक साथ मिल करके अगली पीढ़ी को बचाएंगे। कोई गलत बात निकली तो उसके लिए माफ़ी। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।